जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो क्लास 10th के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस के लिए। आज का हमारा टॉपिक हुआ स्टूडेंट्स रेस्पायरेशन। हम इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन टॉपिक बहुत अच्छे से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पायरेशन टॉपिक, जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमारा सेकंड टॉपिक है। आज हम बच्चों इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको हर एक कंसेप्ट इस चैप्टर का इस वीडियो को देखने के बाद समझ आने लगेगा और बोर्ड्स में आए हुए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर रेस्पायरेशन पे। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारे वीडियो को देख रहे हो। बच्चों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं एक शायरी के साथ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए स्टूडेंट्स, इस मोटिवेशनल शायरी के साथ अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स रेस्पायरेशन। क्या है स्टूडेंट्स? रेस्पायरेशन। अब कुछ स्टूडेंट्स को तो लग रहा होगा कि सर रेस्पायरेशन, अगर मैं पूछूं कि रेस्पायरेशन क्या होता है तो बच्चे कहेंगे सर क्या है रेस्पायरेशन? कुछ नहीं है सर, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, यही तो रेस्पायरेशन है ना? यही है रेस्पायरेशन। कुछ बच्चे तो कहेंगे हाँ सर यही है, लेकिन बच्चों ये रेस्पायरेशन नहीं है। रेस्पायरेशन क्या है कि आपको समझाते हैं कि जो भी हमने न्यूट्रिशन, अभी हमने न्यूट्रिशन पढ़ा इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने जो भी फूड अंदर लिया था बॉडी के न्यूट्रिशन प्रोसेस से, उसको हमने डाइजेस्ट कर लिया था, है ना? डाइजेस्ट कर लिया था न्यूट्रिशन में। उस फूड को ग्लूकोज के फॉर्म में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के फॉर्म में वो एब्जॉर्ब भी हो गया था। तो न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि जो फूड हमने लिया था वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर पहुंच गया था, एब्जॉर्ब हो गया था ग्लूकोज के फॉर्म में। अब जो ग्लूकोज हमने न्यूट्रिशन में एब्जॉर्ब किया था, अब इस ग्लूकोज का क्या काम? आप कहेंगे सर ये ग्लूकोज हमें एनर्जी देगा। क्या देगा स्टूडेंट्स? एनर्जी। अच्छा स्टूडेंट्स, इस ग्लूकोज से हमें कैसे एनर्जी मिलेगी? इस ग्लूकोज से हमें अगर एनर्जी लेनी है तो हमें एक प्रोसेस का यूज़ करना होगा। किस प्रोसेस का? रेस्पायरेशन का। रेस्पायरेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? इस ग्लूकोज को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करेंगे इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स? लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जिससे क्या होगा? एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। यही स्टूडेंट्स आपकी डेफिनेशन भी हो जाएगी रेस्पायरेशन की। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? रेस्पायरेशन। इसको हम रेस्पायरेशन भी कहते हैं। वैसे बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही लिखते हैं डेफिनेशन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं लिखते हैं। आपको अभी इसको रब करके एक बार डेफिनेशन अच्छे से लिखवा देंगे रेस्पायरेशन की, तो आपको समझ आया होगा कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है, उसको ब्रेक डाउन करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ना है और एनर्जी हमें लेनी है। तो ये होता है स्टूडेंट्स रेस्पायरेशन। यानी कि न्यूट्रिशन से हमने जो भी फूड ईट किया उससे हमने ग्लूकोज ड्राइव किया। अब उस ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं और एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं ना। ग्लूकोज को तोड़ेंगे और उससे एनर्जी निकालेंगे स्टूडेंट्स। आप इतना स्टूडेंट्स नोट कीजिए, फिर हम आपको रेस्पायरेशन की डेफिनेशन लिखवा देते हैं। सबसे पहले इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो रेस्पायरेशन की आपको डेफिनेशन लिखवा देते हैं और फिर आगे चलते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज in presence of oxygen
लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? इन प्रेजेंस, और आप इधर पे एब्सेंस भी कर लीजिए, इन एब्सेंस और इन प्रेजेंस और एब्सेंस, ABSENCE, इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ। ये स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए, बस जहाँ पे मैंने लिखा है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस, वहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा उसी के बाद और एब्सेंस। तो डेफिनेशन हो जाएगी पूरी, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप। फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि रेस्पायरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इसको। आपने इसको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इसको करते हैं रब। अब कुछ ऑर्गेनिज्म मैंने बता दिया ना, एब्सेंस और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पायरेशन तो होता है ना। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिजम्स यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, और सम ऑक्सीजन नॉट यूजिंग ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो हम पहले देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप सारे में, चाहे वो ऑक्सीजन यूज़ करें या वो ना करें ऑक्सीजन का यूज़, सारे ऑर्गेनिज्म में इन ऑल केसेस, चाहे वो ऑक्सीजन यूज़ करें या ना करें, इन ऑल केसेस क्या होगा स्टूडेंट्स, एक स्टेप तो होना ही है। क्या होना है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को जो है पायरूवेट में कन्वर्ट होना है, पायरूवेट में कन्वर्ट होना है, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और जो ग्लूकोज है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये जो पायरूवेट में कन्वर्जन है ये सभी में होगा, चाहे वो ऑक्सीजन का यूज़ करें या ना करें, ये सारे केसेस में होगा कि ग्लूकोज। और ये कहाँ पे होगा? इन साइटोप्लाज्म होगा, इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में ये होगा, चाहे वो ऑक्सीजन का यूज़ करें या ना करें, लेकिन कन्वर्जन ग्लूकोज का होगा पायरूवेट में, चाहे वो यूज़ करें या ना करें, कन्वर्जन तो होना ही है। कन्वर्जन तो स्टूडेंट्स होगा, चाहे वो यूज़ करें ऑक्सीजन का या वो ना करें। तो ये स्टेप तो सभी केसेस में होनी ही है, आप इतना नोट करिए। फिर आपको आगे ले चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया यहाँ तक कि ये तो सब में होना ही है, पायरूवेट सब में बनना है। अब इस पायरूवेट का हम स्टेप देखेंगे, इसको रब कर देते हैं और पायरूवेट को आगे लेके चलते हैं, पायरूवेट पे चलते हैं। जितनी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप इनको ध्यान से लिखते रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। पायरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब अगर स्टूडेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा इन ऑक्सीजन अगर ये चल रहा होगा तो क्या होगा? मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा वो देख रहे हैं हम। अगर ऑक्सीजन होगी तो ये पूरा स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, और एक हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा वाटर, और हमें मिलेगी एनर्जी। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हमें मिल गई तो। अब स्टूडेंट्स एक और होता है कि अगर ऑक्सीजन मिली पर कम मिली, लैक ऑफ ऑक्सीजन मिली, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा? ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है तो एक और 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा, दैट इज लैक्टिक एसिड।
लैक्टिक एसिड, इसमें भी एनर्जी मिल जाएगी। तीसरा जो स्टूडेंट्स मिलेगा हमें वो होगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो पायरूवेट है वो टूट जाएगा एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और मिलेगी एनर्जी। और क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, एनर्जी मिलेगी। ये जो प्रोसेस है ये होती है, एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वाली ये है ईस्ट में होती है, ये ईस्ट में होती है। इतना आप नोट करिए स्टूडेंट्स कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो पायरूवेट है वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में टूट जाएगा, मतलब एनर्जी हमें दे देगा, वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी तो स्टूडेंट्स लैक्टिक एसिड मिलेगा और एनर्जी। ये कब होता है स्टूडेंट्स, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, है ना, जिम में बड़े जो स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं जिम में लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उनके हैंड्स में क्या बन जाते हैं स्टूडेंट्स, क्रैम्प्स। वो क्रैम्प्स जो बनते हैं, जो हाथ पैर में दर्द होने लगता है जिम करने के बाद, वो इसी लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से होता है। इसी लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से क्रैम्प्स डेवलप हो जाते हैं और फिर हमें हाथ पैर में दर्द होता है ना। हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करे जा रहे हैं तो एक थोड़ी कभी कभी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है और लैक्टिक एसिड बन जाता है जिससे क्रैम्प्स डेवलप होते हैं। और ये है प्योर हमें अच्छे से ऑक्सीजन मिल रही है तो ये होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है तो लैक्टिक एसिड बन जाए। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है रेस्पिरेशन हो रहा है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इथेनॉल बनेगा जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और 1 कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इस इन एब्सेंस वाले को हम बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन और इस ऑक्सीजन वाले को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो बोलते हैं एरोबिक, और अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है तो कहते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। नोट कीजिए स्टूडेंट्स, आप अपना तीनों स्टेप्स अच्छे से नोट कर लिए। आपके पेपर में कोई भी स्टेप आ सकती है और आपको लिखना पड़ेगी। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। इसको करते हैं रब करना है स्टूडेंट्स, इसको करते हैं रब। हमने आपको बता दिया कि अगर ऑक्सीजन मिली तो क्या होगा, तो पूरी तरीके से पायरूवेट या ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा, है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन मिली तो लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगी। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रही तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और देखते हैं कि ऑक्सीजन आती कहाँ से है। पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक पढ़ा अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसके कुछ डिफरेंसेस लिख लेते हैं अपन स्टूडेंट्स, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। इसमें लिख लीजिए टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर टेक्स प्लेस में एक छोटा सा पॉइंट लिख दे रहा हूँ, आप पूरा कर लेना। टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने टेक्स प्लेस नहीं लिखा, सेम टू सेम टेक्स प्लेस आ जाएगा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट्स हो जाता है, दिस इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ना, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज।
इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। थर्ड डिफरेंस हो जाएगा मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस, मोर एनर्जी प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी प्रोड्यूसेस एग्जाम्पल। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा एग्जाम्पल का ह्यूमंस, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा यीस्ट, YEAST। इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। 4 पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर बोर्ड में ये पूछ लिया तो आप इन्हीं 4 पॉइंट को लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको एक और चीज़ क्लियर हो गई कि एरोबिक रेस्पायरेशन क्या है, जो ऑक्सीजन में होता है, और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है वो होता है अनएरोबिक रेस्पायरेशन। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इन 4 पॉइंट्स को। अच्छा, इसमें आप लिख सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट इस, एक और पॉइंट बन सकता है, फाइनल प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, फाइनल प्रोडक्ट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसमें फाइनल प्रोडक्ट आर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। इसको करते हैं रब, और अब चलते हैं कि ऑक्सीजन आ कहाँ से रही। What is the source of ऑक्सीजन? ऑक्सीजन हमें मिल कहाँ से रही? अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर से मिल रही है सर। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? एटमॉस्फेयर से आ रही है सर। हाँ बच्चों, एटमॉस्फेयर से तो आ रही है, लेकिन एटमॉस्फेयर में कौन दे रहा है? आपने सुना होगा प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ। वो क्या कर रहे होते हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, जिसमें वो किस को यूज़ कर रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, जिससे वो अपना फूड बना रहे होते हैं। और क्या जनरेट कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन जनरेट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। क्या जनरेट कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन। हम थोड़ी सी प्लांट्स की बात कर लेते हैं। प्लांट्स में आपने एक साइड सुना हो, एक लीव्स के अंदर, प्लांट्स में लीव्स, और लीव्स में भी स्टोमेटा। इन स्टोमेटा में ही डिफ्यूज़न हो रहा होता है, इसमें ही डिफ्यूज़न चल रहा होता है। मतलब ये वो साइट है, स्टोमेटा साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स में क्या है वो साइट? स्टोमेटा ही वो साइट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। प्लांट नीड्स CO2 एंड रिलीजेस, एंड क्या रिलीज करते हैं स्टूडेंट्स? वो ऑक्सीजन। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या प्लांट्स नाइट टाइम में भी फोटोसिंथेसिस करते हैं? नाइट टाइम में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस नाइट टाइम में नहीं होती। तो फिर प्लांट्स नाइट टाइम में क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट? नाइट टाइम में प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं। नाइट टाइम में क्या हो रहा होता है स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड का कलेक्शन हो रहा होता है प्लांट में, वो कलेक्शन कर रहे होते हैं। और जैसे ही नाइट टाइम में कलेक्शन हो जाता है तो वो डे टाइम में क्या स्टार्ट कर देते हैं? फोटोसिंथेसिस। डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होगी, यानी कि डे टाइम में एनिमल्स ने रिलीज़ करी क्या? रेस्पायरेशन करके। हम लोगों ने रेस्पायरेशन करके, ह्यूमंस ने रिलीज़ करी कार्बन डाइऑक्साइड। उसको डे टाइम में उस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस ने यूज़ किया, है ना, जो वो कलेक्ट भी कर रहे थे, नाइट टाइम से ही कलेक्ट कर रहे थे। और जो डे टाइम में हमने रेस्पायरेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करी, वो उन्होंने कैप्चर करी। उस कार्बन डाइऑक्साइड का वो यूज़ करेंगे डे टाइम में, फोटोसिंथेसिस करेंगे और वो प्रोड्यूस करेंगे अपना फूड। और क्या रिलीज़ कर देंगे स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देंगे, जो कि बाद में हमारे काम आएगी। क्या रिलीज़ करेंगे? ऑक्सीजन, जो कि हम हमारे रेस्पायरेशन में यूज़ करेंगे। तो आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स? तो स्टोमेटा होता है गैसियस एक्सचेंज की साइट। अच्छा बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर आपको एक और चीज़ बताते हैं। आपने इतना नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स, इसको करते हैं रब।
अब ध्यान से स्टूडेंट्स एक और चीज़ सुनिएगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो है ना ऑक्सीजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ले रहे होते हैं, एयर से, और फिर वो उस ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे होते हैं उनके रेस्पिरेशन में। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो कैसे ऑक्सीजन ले रहे होते हैं? जो पानी में होते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ होते हैं? लिव इन वाटर। तो उनका क्या मैकेनिज्म होता है ऑक्सीजन लेने का वगैरह वगैरह का, उनका क्या होता है मैकेनिज्म? तो आइए स्टूडेंट्स वो डिस्कस करते हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कैसे अपने रेस्पिरेशन को करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये लोग क्या कर रहे होते हैं? ये स्टूडेंट्स कहाँ पे होते हैं? ये वाटर में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ये वाटर में होते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे। किस ऑक्सीजन का यूज़ स्टूडेंट्स ये करेंगे? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ये लोग लेंगे, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का ये यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे, और ऑक्सीजन तो थोड़ी सी कम डिजॉल्व होती है, ऑक्सीजन लेस डिजॉल्व इन वाटर, अच्छे से नहीं डिजॉल्व होती है वाटर में। ऑक्सीजन लेस डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में बहुत कम डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन। तो इन लोगों का जो ब्रीदिंग रेट होगा, है ना, जो ब्रीदिंग रेट होगा वो बहुत हाई होगा। ब्रीदिंग रेट वेरी हाई, वेरी हाई होगा फिशेस का। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, फिश एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इनमें जो ब्रीदिंग रेट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का ही यूज़ कर रहे होते हैं। और ब्रीदिंग रेट इनका वेरी हाई होगा। और क्या होगा स्टूडेंट्स इनमें? ये क्या करते हैं? माउथ से क्या करते हैं? वाटर को लेते हैं, वाटर अंदर लेते हैं माउथ से, और फिर गिल्स के थ्रू वाटर को रिलीज़ करते हैं। क्या करते हैं? वाटर को रिलीज़ करते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है ना वो यहीं गिल्स से यूज़ कर लेते हैं। यहाँ जो गिल्स से गई ना, ये गिल्स जो होते हैं, यहीं से वो उस ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व थी, माउथ से उन्होंने वाटर लिया, गिल्स से वाटर निकाला, वाटर में जो ऑक्सीजन थी वो यहीं गिल्स से वो यूज़ कर लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था फिशेस का गेम पूरा। ये था फिशेस का मैकेनिज्म कि वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इतना। फिर चलते हैं लास्ट कि ह्यूमन बींग्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, कैसे एयर जाती है, कहाँ जाती है, कहाँ पे एक्सचेंज होता है, फिर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कौन लेके घूमता है ना, ये सब डिस्कस करते हैं। आपने स्टूडेंट्स इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं अब। और अब चलते हैं स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ? ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन का क्या करते हैं? कैसे ऑक्सीजन जाता है, कैसे नहीं जाता है? तो इसको हम एक डायग्राम से आपको स्टूडेंट्स दिखाते हैं। ये हो गया एक ह्यूमन बींग का सर, ये हो गई उसकी नेज़ल कैविटी, और ये हो गए उसके लिप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई उसकी नोज। तो यहाँ पे जो बनेगी वो बनेगी नेज़ल कैविटी। ये हो गई नेज़ल कैविटी। ये हो जाती है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी भी यहीं पे आके जुड़ती है। अब यहाँ से ये पासेज जा रहा, यहाँ पे आ जाता है एक लैरिंग्स, है ना, लैरिंग्स। फिर यहाँ से आगे जाते हैं तो रिंग ऑफ कार्टिलेज आने लगता है, ट्रैकिया। फिर यहाँ से ये अंदर जाता है तो ये 2 में डिवाइड हो जाता है। यहाँ से लंग्स बनेंगे। क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? लंग्स बनने वाले हैं यहाँ से। ध्यान दीजिएगा, अपन ने ये पूरा नहीं बनाया है, वैसे आप बना भी सकते हैं बनाने को, कि यहाँ पे इस तरीके से हो गया, तो इसको अपन पूरा भी कर सकते हैं। डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छा नहीं है तो आपको बस समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या बता रहे हैं ना। डायग्राम अच्छे बुरे के कुछ नहीं होता, लेबलिंग सही होनी चाहिए। चलिए अब हमें क्या बनाना है? 2 लंग्स ड्रॉ करने हैं। एक लंग ये हो गया, एक लंग हमारा यहाँ पे हो जाएगा।
एक लंग यहाँ ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स, दोनों लंग्स हो गए। इस वाले लंग्स में हम शो कर देते हैं रिब्स को, यहाँ पर रिब्स हैं। रिब्स मतलब समझते हो ना स्टूडेंट्स, जो लंग्स में हड्डियाँ होती हैं जिनको कुछ लोग कहते हैं पसुलियाँ, हिंदी में पसुलियाँ कहते हैं, तो वो हो गई ये। और ये जो है ये डिवाइड होगा स्टूडेंट, यहाँ पहले एक सिंगल उसमें हो जाएगा कन्वर्ट, फिर ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिवीज़न फॉर्म करने लगेगा। यहाँ पे जो लास्ट में जो एंड पॉइंट बनेंगे ना स्टूडेंट्स, इनको हम कहेंगे एल्वियोली, एल्वियोली या फिर एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक। ये जो हैं, ये जो बनना है ये होते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। ये जो है ये मेन स्टेम टाइप्स है, ये जो या ये मेन स्टेम को समझ लीजिए आप, ये जो मेन स्टेम है वो हो जाएगी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ये हो गए लंग्स। अच्छा एक और चीज़ तो रह ही गई स्टूडेंट्स, मेन चीज़ डायफ्राम, डायफ्राम रह रहा है इस ब्रोंकियोल्स, और इसको रब करना पड़ेगा। इनको यहाँ ना दे के इनकी लेबलिंग कहीं और दे देंगे। एक मेन चीज़ रही डायफ्राम, ये हो गया स्टूडेंट्स आपका डायफ्राम, डायफ्राम। ये जो ब्रांचेस हो गई ये हो गए ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। इस बड़ी ब्रांच को यहाँ शो कर देते हैं, ये हो गया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ये हो गया लंग्स, ये हो गया नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी। यहाँ पे ये हो जाता है लैरिंग्स, सॉरी ये हो जाएगा फेरिंग्स, फेरिंग्स जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये हो गया लैरिंग्स, लैरिंग्स जो कि साउंड बॉक्स भी कहलाता है, लैरिंग्स। आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं बना पर इतना बेकार भी नहीं है, आपको समझ आ जाएगी सारी लेबलिंग। आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। आपने ये लेबलिंग कर ली होगी, फिर आपको एक एक करके दिखाते हैं। देखिए अच्छा यहाँ पे है नोज़, क्या है यहाँ पे नोज़ है, तो नेज़ल नोस्ट्रिल्स से यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाएगी, नोस्ट्रिल्स से ऑक्सीजन अंदर जाएगी। नोस्ट्रिल्स से ऑक्सीजन अंदर गई तो उसको वो कहाँ पहुँची, नोस्ट्रिल से जाने का फाइन एयर्स, उसको हेयर्स मिले नोज़ के अंदर, क्या मिले हेयर्स। जो हेयर्स मिले उन्होंने उस एयर को यहाँ से ऑक्सीजन या फिर लिख लो एयर, यहाँ पे से गई एयर अंदर, एयर यहाँ से अंदर गई नोस्ट्रिल्स के थ्रू, वहाँ पे फाइन एयर्स मिले, उन्होंने एयर को फिल्टर किया, जर्म्स और अदर पार्टिकल्स को रिमूव किया एयर से, फिर वो एयर गई नेज़ल कैविटी में। किस में चली गई स्टूडेंट्स, नेज़ल कैविटी में चली गई। नोस्ट्रिल से होती हुई फाइन एयर से फिल्टर होती हुई एयर पहुँच गई नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी से ये गई तो ये स्टूडेंट गई थ्रोट में। थ्रोट में ये किस किस से पास होगी, थ्रोट मतलब गले वाले की जगह कहते हैं, तो थ्रोट में गई। थ्रोट में से फेरिंग्स से पास होना पड़ा, लैरिंग्स से पास होने लगा, और ट्रैकिया से, ट्रैकिया के तो मैंने बताया ही नहीं आपको, ट्रैकिया रही ये ट्रैकिया जिसमें रिंग ऑफ कार्टिलेज, रिंग ऑफ कार्टिलेज दो रह गई थी लेबलिंग, तो वो मैंने यहाँ बता दी, रिंग ऑफ कार्टिलेज है ना, ये हो गया। तो ट्रैकिया यहाँ पे है, तो पहले गया फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, रिंग ऑफ कार्टिलेज से होती हुई जो है एयर जाती रही, फिर ये दो में डिवाइड हो गई, आगे दो स्मॉलर ब्रोंकाइस में डिवाइड, एक ये ब्रोंकाई एक ये ब्रोंकाई, इन दोनों में डिवाइड हुई। फिर ये ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हुई, किस में डिवाइड हो गई, यानी कि एयर हमारी ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में चली गई। ब्रोंकियोल्स में जाने के बाद ये लास्ट चली गई एल्वियोली में, किस में चली गई, एल्वियोली में। एल्वियोलर सैक यही है साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमंस में साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है स्टूडेंट्स वो है एल्वियोली, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है स्टूडेंट्स वो है एल्वियोली। क्या है, एल्वियोली है हमारे ह्यूमंस के अंदर साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज से कनेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होती है स्टूडेंट, ब्लड कैपिलरीज से कनेक्ट होती है। ब्लड कैपिलरीज में ये यहीं से क्या दे देती है, ऑक्सीजन दे देती है। और ब्लड में होता है स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन, जिसको हम एच भी लिख रहे होते हैं, ये आरबीसीज में होता है, रेड ब्लड सेल्स में होता है ये
ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है और हमारे सारे टिश्यूज़ तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन को यही सारे टिश्यूज़ तक पहुंचाता है। कौन? हीमोग्लोबिन आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, यही सारे टिश्यूज़ और सेल्स तक पहुंचाएगा और फिर उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसी एल्वियोली को देगा, एल्वियोली से ये जा जाके पूरा बाहर कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाए। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। स्टूडेंट्स आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको एक पूरा पैसेज लिखवा लेते हैं ऑक्सीजन का एक साथ। अच्छा बच्चों, जब हम इनहेल करते हैं यानी एयर अंदर आएगी, जब एयर अंदर आएगी तो हमारी जो चेस्ट होगी ना स्टूडेंट्स, वो कैसी होगी? एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होगी तो ये डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। जैसे हमने देखी स्टूडेंट, इनहेल किया तो हमारी चेस्ट जो होती है वो थोड़ी एक्सपेंड कर जाती है। जब वो एक्सपेंड करती है, डायफ्राम जो कि अभी बेंट है, ये फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लैट। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन वी इनहेल डायफ्राम फ्लैटेंड और नॉट, तो फ्लैट वो हो जाता है। आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको करते हैं रब, और अब आपके साथ डिस्कस कर देते हैं ऑक्सीजन का पाथ, कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से गई, कैसे कैसे गई, क्योंकि ये पाथ आ सकता है एग्ज़ाम में आपके फिलअप मैचअप वगैरह में, फिलअप में आ सकता है या फिर चूज़अप में आ सकता है। तो एयर जो है, एयर का पाथ देख रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुई? नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स से गई, नॉस्ट्रिल्स से गई, नॉस्ट्रिल्स से इसका जाना हुआ थ्रोट में। थ्रोट में तीन चीज़ें हैं, पहले वो जाती है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद वो जाती है लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ये पूरा थ्रोट हो गया। इसके बाद वो जाती है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद लास्ट एल्वियोली, एल्वियोली के बाद ब्लड। यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच जाती है लास्ट में। तो ये था स्टूडेंट्स पाथवे ऑफ एयर। आप इसको नोट कर लीजिए, एयर पाथवे को, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इसको। फिर आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं कि जो एनर्जी रेस्पायरेशन में हमने प्रोड्यूस करी थी, उस एनर्जी का बाद में क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। आपने स्टूडेंट्स इसको नोट कर लिया होगा। आपको बता देते हैं कि जो भी एनर्जी हमने प्रोड्यूस करी थी किस में? रेस्पायरेशन में, उस एनर्जी का क्या होता है? वो एनर्जी इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट टू एटीपी। एटीपी एक एनर्जी का फॉर्म है। एटीपी में वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हमें किसी भी वर्क को करना है, कोई भी हमें लाइफ प्रोसेस करनी है या कोई भी हमें वर्क करना है, तो ये एटीपी टूट जाएगा। एटीपी हमें एनर्जी दे देगा और खुद टूट जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इन दोनों के प्लस करने पे ये बनता है और इन दोनों के ही टूटने पे इन दोनों के ही जुड़ने पे एटीपी बनता है। इन दोनों, और जब वो एनर्जी देता है तो वो इन दोनों में ही टूटता है। एटीपी का फुल फॉर्म लिखवा देते हैं आपको अगले उसमें। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस की थी वो इमीडिएटली यूज़ हो जाती है इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? कह सकते हैं स्टोरेज ऑफ एनर्जी है ना हमारी बॉडी में। इतना आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा। तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी ह्यूमंस में क्या है स्टूडेंट्स? एटीपी है। एटीपी का फुल फॉर्म में से आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है तो आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, पर आपके जनरल नॉलेज के लिए लिखवा देते हैं। एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब बच्चों लास्ट टॉपिक, स्मोकिंग कैसे हमारी बॉडी को हार्म करती है ये आपको बताते हैं, कैसे ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। लास्ट टॉपिक चल रहा है बस अब ये स्टूडेंट्स, इसके बाद ख़त्म होता है हमारा रेस्पायरेशन। तो स्मोकिंग कैसे हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए आपको ये बताते हैं।
मान लीजिए कोई स्मोक कर रहा है, उसमें क्या होता है स्टूडेंट, स्मोक हमारी बॉडी के अंदर जा रहा होता है, वो स्मोक थोड़ा गर्म होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? गर्म होता है। जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर स्मोकिंग के टाइम पे जाएगा तो हमारी बॉडी के सीलिया के अंदर और नॉस्ट्रल्स के अंदर, है ना, नॉस्ट्रल से भी अंदर जाएगा अगर हम स्मोकिंग को इनहेल कर रहे हैं, और अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो मुंह के थ्रू जाता है, माउथ के थ्रू। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो इनहेल अंदर जाएगा, थ्रोट के अंदर छोटे छोटे सीलिया होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया मतलब हेयर्स होते हैं थ्रोट के अंदर, वो एयर को फिल्टर आउट कर रहे होते हैं, जर्म्स वगैरह को वहीं पर रोक रहे होते हैं। वैसे म्यूकस भी होता है उनके अंदर, थ्रोट वगैरह के अंदर, जो रेस्पिरेशन इनहेलिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, बट सीलिया भी होते हैं। तो सीलिया जो है वो जर्म्स वगैरह को वहीं पर रोक लेते हैं, हेयर्स। अब अगर वो हेयर्स ही रिमूव हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो फिर स्टूडेंट्स वो जर्म्स वगैरह को कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। तो वो जर्म्स सीधे, और जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो कहाँ चले जाएंगे? हमारे लंग्स के अंदर, और लंग्स में जाने के बाद स्टूडेंट्स वो बड़ी खतरनाक डिसीजेस कॉज कर सकते हैं, लाइक लंग कैंसर ऑल्सो। लंग कैंसर भी वो कॉज कर सकते हैं। कौन? जो स्मोक अंदर जा रहा है इनहेल के थ्रू, वो सीलिया को हमारे डिस्टर्ब करके लंग्स के अंदर लंग कैंसर भी कॉज कर सकता है स्टूडेंट्स। तो इतना हार्मफुल है स्मोकिंग। इसलिए इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी देन से नो टू स्मोक। हमें स्मोक नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स। स्मोक बहुत ही बेकार है हेल्थ के लिए, स्मोक नहीं करना चाहिए। और लोग जो चूइंग गुटखा वगैरह खाते हैं तो वो भी स्टूडेंट्स नहीं करना चाहिए, उससे ओरल कैंसर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स? ओरल कैंसर, यानी माउथ के कैंसर बन जाते हैं। तो हमें गुटखा भी कभी नहीं खाना चाहिए। लोगों से कहना चाहिए से नो टू गुटखा और से नो टू सिगरेट्स एंड स्मोकिंग। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो है पूरा रेस्पिरेशन टॉपिक होता है फिनिश। हमारा रेस्पिरेशन टॉपिक स्टूडेंट्स यहीं पे होता है ख़त्म। हमने आपको बहुत अच्छे से ये रेस्पिरेशन टॉपिक ख़त्म करवाया है। इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन सब बनने लगेंगे बोर्ड्स में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, उन्होंने पूछा है कि एक्वेटिक और ह्यूमंस में कैसे अलग है, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्या है जिससे कि उनका जो है सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बढ़ जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर लंग्स हैं, लंग्स के अंदर एल्वियोली हैं जो कि बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं लंग्स के अंदर, तो इससे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बढ़ जाता है। और इससे अगला टॉपिक जो है अब हमारा स्टूडेंट्स वो है ट्रांसपोर्टेशन, यानी अब हमको हार्ट को पढ़ना है। हार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा डबल सर्कुलेशन, उससे बोर्ड में क्वेश्चन आते रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने हैं। ट्रांसपोर्टेशन से है और फिर एक और है लास्ट में, है ना, तो वो टॉपिक रह गया है। फिर एक्सक्रीशन रह गया है, तो उससे भी, और डायग्राम रिलेटेड तो आते ही रहते हैं। मैंने आपको डायग्राम बनवाया, तो रेस्पिरेशन का डायग्राम भी आ सकता है ना, ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पूरी समझ आई हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हों, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और हमारे चैनल से स्टूडेंट्स आप लोग जुड़ें, बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हम रेगुलर वीडियोस यहाँ पर क्लास 10th बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड एज वेल एज MP बोर्ड के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जय हिंद, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।